हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है विविध। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केमिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड। ठीक है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। इसका अभिक्रिया यहाँ पे रिएक्शन जो है दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। ये याद रखिएगा कि चूहा को मारने के लिए जो जहर का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? तो चूहा को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन से किया जाता है और यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। देखिए, अगर बात करें तो रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड है। इसका प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख, फेफड़े और डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग भी हुआ था। पृथ्वी, पुरानी चट्टानें आदि की आयु ज्ञात करने के लिए, मतलब कि एज ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम के द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु जो है ज्ञात की जाती है। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। तो क्रुक्स कांच का निर्माण कैसे होता है? सेरियम और दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर। क्रुक्स कांच में परावैंगनिक किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। जिंक ऑक्साइड जेडेनो यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर होता है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। याद रखिए, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है? तो मौसम में बदलाव लाने की यह एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? मौसम में बदलाव लाया जाता है, इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। तो यानी माचिस की तीली या उस पर जो रगड़ने की जो सतह दी जाती है वो किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा, फास्फोरस का ऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या पहला है, 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकलिन को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिका को प्रदान किया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असमित ऑर्गेनो कैटालिसिस
के विकास के लिए प्रदान किया गया। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है वे है कैरोलिन आर बटोरजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के और मोर्टन मेल्डल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। इसके बाद तीसरा है के बैरी शार्पलेस स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका। सेकंड प्रश्न है 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिथियम आयन बैटरी। इसको विकसित करने के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। यह सम्मान अमेरिका के जॉन बी गुडइनफ, ब्रिटिश अमेरिका के एम स्टैनली विटिंघम तथा जापान के अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से दिया गया था। 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग के लिए विधि के विकास के लिए इमैनुअल चारपेंटियर एवं जेनिफर ए डुडना को प्रदान किया गया। 2022 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, जो है कैरोलिन आर बटोरजी, मोर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। थर्ड नंबर है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार के यानी वह कौन सा प्रकार के कांच है या कौन सा कांच है जो एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोक्स कांच। ठीक है, क्रोक्स कांच। ठीक है, अगर बात करें तो सेरियम तथा दूसरे दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रोक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रोक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। चूंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धूप के चश्मों में क्रोक्स कांच का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य के द्वारा निर्मित रसायन है जो वायु प्रशीतक आदि में काम आता है। यह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित कथनों तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, देखिए अगर बात करें ओजोन अस्थायी होते हैं, जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलग कर देती है जो ऑक्सीकरण के द्वारा जीवाणुओं का हनन करती है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है तो फोटो सेल का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। इसका सही जवाब क्या है। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये काम आती है। याद रखिएगा, अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है तो सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? याद रखिएगा एलिथ्रिन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। 11 नंबर, प्रालेथ्रिन है एक सामान्य, क्या है? प्रालेथ्रिन क्या है? तो ये मच्छर विकर्षक है, यानी सी ऑप्शन। प्रालेथ्रिन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो मच्छर विकर्षक यानी कह सकते हैं कि मॉस्किटो के लिए ये काफी नुकसानदायक होता है। इसके रूप में यह प्रयुक्त होता है, विकर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाइरेथेराइड स्तनधारियों यानी कशेरुकी के तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक टॉक्सिक होता है, विषाक्त होता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मॉस्किटो प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। पाइरेथ्रम। पाइरेथ्रम इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। पाइरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उन्हें प्रतिकर्षित करता है। मच्छर कॉइल में, जो मच्छर कॉइल होता है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है किससे? मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला जो पाइरेथ्रिन है किससे प्राप्त होता है? तो एक बीजीय पौधों से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पाइरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। ये एक बीजीय पौधों से प्राप्त होता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो लेमन घास इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। लेमन घास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है और इस तेल का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में स्प्रे, लोशन या सिर्फ तेल के रूप में किया जाता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जो जहर है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, कई बार इस सवाल को पूछा गया है। तो चूहा मारने का जो जहर है जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। क्या है? पोटेशियम साइनाइड, यानी सी ऑप्शन। चूहा मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, डी ऑप्शन। 17 नंबर है, रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण करने के लिए? रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण करने के लिए? याद रखिएगा, चूहों का नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। इसे चूहा नाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शकनाशक का उदाहरण है? कौन सा एक शकनाशक का उदाहरण है? तो सही जवाब है सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन ए। शकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट, NaClO3। प्रश्न संख्या 20, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से जो है देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन,
होरेट और ट्राइएजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप से या किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि में पीड़कनाशी के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफोस जैसे रसायनों का भारत में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों की विभिन्न किस्मों में कीटों पर नियंत्रण किया जा सके। कार्बोफ्यूरेन गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह उष्मा या ज्वाला के संपर्क में आने पर नाइट्रोजन के जहरीले ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। मेथिल पैराथियोन सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। 21 है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशक है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2,4-D यानी सी ऑप्शन। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक 2,4-D है। इसका पूर्ण रूप 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है, C8H6Cl2O3 है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D आपको मालूम है यह एक खरपतवार नाशी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2,4-D ऑक्सीन का या ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, यानी 2,4-D डाइक्लोरो जो कह सकते हैं कि जो 2,4-D है ये क्या है? तो इसका पूरा नाम अगर देखिएगा तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है इसका पूरा नाम। और ये एक ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है फसलों में। खरपतवार नाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं और फसलों की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं, फसलों का वृद्धि अच्छा नहीं हो पाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन क्या है? यानी डीडीटी एक है, क्या है? तो डीडीटी एक याद रखिएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डीडीटी एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण डीडीटी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि हैं। वास्तव में डीडीटी एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डीडीटी को 1972 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी 1972 में डीडीटी का प्रयोग अब अमेरिका में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर देखिए, शाकनाशी हर्बिसाइड एक प्रकार का रसायन होता है। इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटेनिलिड वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान के खेती में किया जाता है। समस्थानिक C614 संबंध है किससे? या कार्बन 14 जो संबंध है किससे है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो समस्थानिक C14 जिससे संबंध है वो किससे संबंध है? इसका संबंध याद रखिएगा फॉसिल यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से है। कार्बन 14 पद्धति जिसे कहते हैं। 1942 में WF लिब्बी ने सुझाव रखा था कि कार्बन युक्त सजीव पदार्थों में कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। ऐसे पदार्थों में C14 का अनुपात ज्ञात करने यानी उनकी अर्ध आयु के आधार पर उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। इसे कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण कहा जाता है। इस विधि से जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है, फॉसिल्स का काल निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, कार्बन 14। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉसिल्स की, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फॉसिल्स। 28 नंबर है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे क्या मापा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है चट्टानों की उम्र, चट्टानों की आयु की मापन रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। 29 नंबर है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? सही जवाब है यूरेनियम विधि के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम के द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो सही जवाब है 1000 किलोग्राम CO2 के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमति दी गई है कि अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं कर पाते तो इसे पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार से इसे खरीद सकते हैं। अतिरिक्त यूनिट की कटौती करने वाले देश इसे उन देशों को बेच सकते हैं जो कम कटौती कर रहे हैं। इससे कार्बन क्रेडिट जो है कहलाने वाली नई कार्बन मुद्रा अस्तित्व में आई और एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है। 31 है, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? BRIT, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक प्रौद्योगिकी के, यानी सी ऑप्शन। देखिए, 10 मार्च 1989 को परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड यानी BRIT, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वासी यानी नवी मुंबई में है। स्वास्थ्य रक्षा उद्योग, कृषि और अनुसंधान के क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। ब्रिट अनेक उत्पादों, सेवाओं और विकिरण उपकरणों के द्वारा राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के नए मार्ग प्रदीप्त कर रहा है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? 33 का सही जवाब क्या होगा? 33 का सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। 33 नंबर है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? जो यूरिन होता है, यूरिन जो स्थान होते हैं वहां पे प्राय नाक में चुभने वाली गंध का जो है एहसास होता है। किसके कारण ऐसा होता है आप बताइए? तो अमोनिया के कारण, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण अमोनिया है। मूत्र के मुख्य संगठक हैं पानी 90, मूत्र में जो मुख्य संगठक होता है पानी 95%, सोडियम 0.4%, अमोनिया 0.05%, फास्फेट 0.6%, यूरिया 2% और शेष क्रिएटिन, सल्फेट और यूरोबिलिनोजेन और कास्टस आदि पाए जाते हैं। देखिए, ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे। ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल में जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, इन्होंने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षा या विवक्षाएं हैं? पहला है, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन तीनों में से दूसरा और तीसरा, पहला कथन को छोड़कर दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। ठीक है, 33 नंबर है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया के कारण, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? 34 का सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अप्रैल 2011 में अमेरिकी की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे भारी प्रतिद्रव्य एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि जब साधारण पदार्थों का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रति पदार्थ ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक तो होगा ही, साथ ही प्रति पदार्थ से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के अस्तित्व की संभावना की जांच में भी सहायक होगा। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 सही नहीं है। 35, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, डी ऑप्शन। तो ये कीरस क्लाउड्स जो होते हैं, पश्चात मेघों का निर्माण सामान्यतः 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं, जिनकी रचना हिमकणों से होती है। यह तंतुनुमा कोमल और सिल्क जैसे मेघ होते हैं। ये मेघ दिन के समय पृथ्वी से पंख के भांति रेशों से निर्मित दिखाई देते हैं। ये मेघ प्राय जितना सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं उससे ज्यादा प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिसका परिणाम जलवायु के शुद्ध उष्मन के रूप में होता है। इन मेघों को पतला करने या समाप्त कर देने से इनकी ऊष्मा ग्रहण क्षमता कम हो जाएगी, जिसका परिणाम पृथ्वी की जलवायु पर शीतलन प्रभाव के रूप में होगा। समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण भी जो है वैश्विक तापन में कटौती करने का एक तरीका है। 36 है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा? अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लाउड शेडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड शेडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। 37 नंबर इसका क्या जवाब होगा? कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है वह आपका सेम क्वेश्चन सेम जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन ए। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, याद रखिएगा, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गुण से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो नीला थोथा, इसका संबंध किससे है? नीला थोथा का जो संबंध है वह कवकनाशी। नीला थोथा का संबंध किससे है? कवकनाशी से है। तो कवकनाशी ये रहा। इयोसिन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लाल स्याही से है। सिल्वर आयोडाइड का संबंध याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा, और जिंक फॉस्फाइड का संबंध रोडेंट नाशी से है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। इयोसिन जो है इसका उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृंतकनाशी के रूप में होता है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जिंक फास्फाइड का संबंध चूहे का विष से दिया गया, बिल्कुल सही है। हार्न सिल्वर का संबंध सिल्वर क्लोराइड से है। कृत्रिम वर्षा का संबंध सिल्वर आयोडाइड से है। चूहे का विष जिंक फास्फाइड और फिलास्फर ऊन का संबंध जिंक ऑक्साइड से है। 42 में भी आपको सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो केवलार का जो संबंध है किससे है? केवलार का जो संबंध है संश्लेषित रेशा, केवलार संश्लेषित रेशा। टेक्साल का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा टेक्साल का संबंध है कैंसर रोधी दवा से। जिंक फास्फाइड का संबंध है रोडेंट नासी से और नाइट्रोसेलुलोज का संबंध विस्फोटक से है। यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। केवलार का संबंध संश्लेषित रेशा से, टेक्साल का कैंसर रोधी दवा से है, जिंक फास्फाइड का रोडेंट नासी से है और नाइट्रोसेलुलोज का विस्फोटक से है। 43 वह कौन सा मतलब कि ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ दूसरे तरफ उपयोग दिए गए हैं, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है? तो देखिए पहला ही जो ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का संबंध कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। 44 है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। तो देखिए अगर बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो संबंध है किससे है? तो कृत्रिम हीरा से। कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु का जो संबंध है वायुयान से है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो संबंध है वो प्रकाश संश्लेषण से है और डाइफ्लोरो मीथेन का संबंध प्रशीतक से है। यानी इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का संबंध कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु का संबंध वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण, डाइफ्लोरो मीथेन का संबंध प्रशीतक से है। 45 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो देखिए अगर बात करें तो लोहा का संबंध किससे है? लोहा का संबंध याद रखिएगा हीमोग्लोबिन से है। हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो सीसा का संबंध संचायक बैटरी से, चांदी का संबंध जो है वो है फोटोग्राफी से और तांबा का तड़ित चालक से। यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जो ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्युमिनियम की होती है। हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाए जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए धातु प्रोटीन है। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है। इसमें हर एक सेल में शीशे की प्लेट और लेड पर ऑक्साइड की प्लेटें लगी होती है और पानी तथा अम्ल का मिश्रण भरा रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं को लगातार जारी रखें। अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपकी सपोर्ट हमारी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।